इस व्याख्यान में हम शेष रही मुख्य परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। मीनिंग ऑफ इनपुट्स, इनपुट का अर्थ। CGST अधिनियम 2017 की धारा 259 के अनुसार इनपुट से आशय ऐसी वस्तु से है जो पूंजीगत वस्तु नहीं है तथा जिसका इस्तेमाल आपूर्तिकर्ता द्वारा कारोबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए किया जाता है या किया जाएगा। इनपुट सेवा का अर्थ। मीनिंग ऑफ इनपुट सर्विसेज। CGST अधिनियम 2017 की धारा 260 के अनुसार इनपुट सेवा से आशय ऐसी सेवा से है जिसका इस्तेमाल आपूर्तिकर्ता द्वारा कारोबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए किया जाता है या किया जाएगा। इनपुट टैक्स का अर्थ। मीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स। CGST अधिनियम 2017 की धारा 262 के अनुसार किसी पंजीकृत व्यक्ति के संबंध में इनपुट कर से आशय वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाए गए केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्य क्षेत्र संबंधी कर से है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान शामिल है। वस्तुओं के आयात पर लगाए गए एकीकृत वस्तु और सेवा कर। CGST अधिनियम की धारा 9(3) और 9(4) के प्रावधानों के तहत रिवर्स चार्ज के रूप में देय कर। IGST अधिनियम की धारा 5(3) और 5(4) के प्रावधानों के तहत रिवर्स चार्ज के रूप में देय कर। संबंधित SGST अधिनियम की धारा 9(3) और 9(4) के प्रावधानों के तहत रिवर्स चार्ज के रूप में देय कर या UTGST अधिनियम की धारा 7(3) और 7(4) के प्रावधानों के तहत रिवर्स चार्ज के रूप में देय कर। इनमें कंपोजिशन विकल्प के अधीन भुगतान किया गया कर शामिल नहीं किया जाएगा। आवक पूर्ति, इनवर्ड सप्लाई। CGST अधिनियम 2017 की धारा 267 के अनुसार किसी व्यक्ति के संबंध में आवक पूर्ति से आशय क्रय, अर्जन यानी एक्विजिशन या किसी अन्य साधन द्वारा प्रतिफल सहित या प्रतिफल रहित उसके बिना वस्तु या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति से है। जावक पूर्ति, आउटवर्ड सप्लाई। CGST अधिनियम 2017 की धारा 283 किसी कर योग्य व्यक्ति के संबंध में जावक पूर्ति से आशय कारोबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए वस्तु या सेवाओं या दोनों की बिक्री, स्थानांतरण, बार्टर, विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा या निपटान या किसी अन्य तरीके से की गई आपूर्ति से है। यह आपूर्ति कारोबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में करार, एग्रीमेंट के अंतर्गत की जाती हो। प्रदान, प्रिंसिपल। CGST अधिनियम 2017 की धारा 288 के अनुसार प्रदान से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसकी ओर से कोई एजेंट वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति या प्राप्ति का कारोबार करता है। अभिकर्ता, एजेंट। CGST अधिनियम 2017 की धारा 2(5) के अनुसार एजेंट का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जो वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति या प्राप्ति या दोनों का व्यवसाय किसी और के लिए करता है और इनमें एक फैक्टर, दलाल, कमीशन एजेंट, आड़तिया, डेल क्रेडर एजेंट, नीलामकर्ता या अन्य कोई भी व्यापारिक एजेंट जिसे किसी भी नाम से बुलाया जाता हो सम्मिलित किया जाएगा। सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के स्थान, लोकेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडर। IGST अधिनियम 2017 की धारा 215 के अनुसार सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के स्थान विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग होते हैं, जो इस प्रकार है। परिस्थिति और उसके अनुसार आपूर्तिकर्ता का स्थान। परिस्थिति नंबर 1, अगर आपूर्तिकर्ता ऐसे कारोबार के स्थान से की जाती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है तो इसके लिए आपूर्तिकर्ता का स्थान उस स्थान का पंजीकरण जहाँ पर पंजीकरण करवाया गया है उस स्थान को सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान माना जाएगा। अगर आपूर्ति व्यापार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान से की जाती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है, इसका अर्थ कहीं भी स्थापित प्रतिष्ठान से है। इस तरह के स्थापित प्रतिष्ठान के स्थान को सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान माना जाएगा।
अगर आपूर्ति एक से अधिक प्रतिष्ठान से की जाती है, चाहे वह कारोबार का स्थान हो या स्थापित प्रतिष्ठान हो, जिस प्रतिष्ठान या आपूर्ति से सबसे सीधे संबंध हो, उस स्थान को सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान माना जाएगा। उपरोक्त सभी स्थानों के अभाव में आपूर्तिकर्ता के सामान्य निवास स्थान को सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान माना जाएगा। उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्टीकरण आवश्यक है कि उपरोक्त परिभाषा में केवल सेवाओं से संबंधित परिस्थितियों को सम्मिलित किया गया है। वस्तु के आपूर्तिकर्ता के स्थान के शब्द को अधिनियम में कहीं भी कभी भी परिभाषित नहीं किया गया है। सेवाओं के प्राप्तिकर्ताओं का स्थान, लोकेशन ऑफ द रिसिपाइंट ऑफ द सर्विसेज। IGST अधिनियम 2017 की धारा 214 के अनुसार सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के स्थान का अर्थ विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार से हो सकता है, जो इस प्रकार है। परिस्थिति: अगर आपूर्तिकर्ता ऐसे कारोबार के स्थान से प्राप्त की जाती है जिसके लिए उसने पंजीकरण प्राप्त किया है, तो जिस स्थान का पंजीकरण करवाया गया है उस स्थान को सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का स्थान माना जाएगा। अगर आपूर्ति व्यापार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान से प्राप्त की जाती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है, इसका अर्थ कहीं भी स्थापित प्रतिष्ठान से है। इस तरह के स्थापित प्रतिष्ठान के स्थान को सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का स्थान माना जाएगा। अगर आपूर्तिकर्ता एक से अधिक प्रतिष्ठान से प्राप्त की जाती है, तो चाहे वह कारोबार का स्थान हो या स्थापित प्रतिष्ठान हो, जिस प्रतिष्ठान का आपूर्ति से सबसे सीधे संबंध हो, उस स्थान को सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का स्थान माना जाएगा। उपरोक्त सभी स्थानों के अभाव में आपूर्तिकर्ता के सामान्य निवास स्थान को सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का स्थान माना जाएगा। अगली परिभाषा है व्यापार का स्थान, प्लेस ऑफ बिजनेस। CGST अधिनियम 2017 की धारा 285 के अनुसार व्यापार के स्थान में जिनको सम्मिलित किया जाता है वे इस प्रकार है। ऐसा स्थान जहां से आमतौर पर व्यापार किया जाता है और इसके अंतर्गत कोई भंडार गृह, गोदाम या कोई अन्य स्थान भी है जहां कर योग्य व्यक्ति अपनी वस्तु का भंडारण करता है, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करता है या प्राप्त करता है। वह स्थान भी सम्मिलित है जहां कर योग्य व्यक्ति अपनी लेखा पुस्तकों को रखता है। वह स्थान भी सम्मिलित है जहां एक कर योग्य व्यक्ति किसी एजेंट के माध्यम से व्यापार में लगा हुआ है। अगली परिभाषा है व्यक्ति, पर्सन। CGST अधिनियम 2017 की धारा 284 के अनुसार व्यक्ति के अंतर्गत जिनको शामिल किया गया है वो इस प्रकार है। कोई भी व्यक्ति यानी इंडिविजुअल, व्यष्टि, हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक कंपनी, एक फर्म, सीमित दायित्व साझेदारी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, भारत में या भारत के बाहर व्यक्तियों या समुदाय का संघ, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, चाहे इनकॉर्पोरेटेड यानी पंजीकृत, निगमित हो या नहीं हो, किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या सरकारी कंपनी, भारत के बाहर निगमित, एनीबडी कॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट बाई और अंडर द लॉज ऑफ ए कंट्री आउटसाइड इंडिया, सहकारी समिति, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक स्थानीय प्राधिकरण, ए लोकल अथॉरिटी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत परिभाषित रजिस्टर्ड सोसाइटी एज डिफाइंड और रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ट्रस्ट तथा प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जो उपरोक्त किसी में भी सम्मिलित नहीं किया गया हो। इस प्रकार इस अधिनियम में दी गई समस्त महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है और अब हम GST के बारे में और अधिक जानकारी अगले व्याख्यान में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।